हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। आज के करंट कैप्सूल की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता है कि कल करंट कैप्सूल नहीं आया था, तो आगे से ये ऐसा रहेगा। सैटरडे और संडे को बहुत कम न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो मंडे को हम संडे और सैटरडे की न्यूज़ मिला करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज 27 अप्रैल का जो करंट कैप्सूल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें संडे जो कल और परसों इन 2 दिन की न्यूज़ हैं इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चर्चा में क्यों है? एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स और दवा मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए सीएसआईआर और आईआईसीटी पहल करेगा। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट, ये भी किसी भी औषधि के 2 प्रमुख घटक होते हैं जो लक्षित प्रभाव पैदा करते हैं, और इनकी आपूर्ति के लिए विशेष रूप से हम चीन पर निर्भर करते हैं। तो इनकी आपूर्ति अगर बाधित होती है तो मेडिकल इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इनके ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए सीएसआईआर और आईआईसीटी ने पहल किया है ताकि इनको देश में ही बनाया जा सके। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ये मध्यवर्तियों का विकास एवं विनिर्माण करेगा, और एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है LAXAI लाइफ साइंसेज, इसके साथ मिलकर के ये करेगा। तो ये हमारी न्यूज़ थी। साथ में हम CSIR के बारे में जान लेते हैं। इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसे डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, यानी कि ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका वित्तीय पोषण विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। इसका काम क्या है? राष्ट्रीय संस्थानों प्रयोगशालाओं का एक बहुस्थानिक नेटवर्क स्थापित करना, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च को बढ़ावा दे सके। तो ये CSIR है। अगला है रूहदार वेंटिलेटर। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 जो पैंडमिक चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है और हमें बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अवंतीपोरा, इन 3 इंस्टीट्यूट ने मिल करके ये एक वेंटिलेटर विकसित किया है। इसका नाम दिया है रूहदार। और नॉर्मल जो वेंटिलेटर है उनकी कीमत लाखों में होती है, ये बहुत सस्ता है, लगभग 10,000 रुपये इसकी कीमत होगी। अभी ये फ़िलहाल इसका ट्रायल होगा, उसके बाद ये यूज़ में आएगा, लेकिन ये विकसित किया है तो आपको नाम पता होना चाहिए कि रूहदार क्या है। और इसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था नाम इसका, और ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है रोहतांग दर्रा। चर्चा में क्यों है? BRO, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो इसने लॉकडाउन के कारण जो रोहतांग दर्रा है उसे पहले ही खोल दिया है, ताकि जो ज़रूरी सामानों की वहाँ पर आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। तो रोहतांग दर्रे के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 13,500 फुट ऊपर स्थित है समुद्र तल से। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है कि कितनी ऊंचाई पे स्थित है या क्या है, बस इतना पता होना चाहिए कि किस जगह पर ये स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। और जो अरेंज करने को कभी कभी प्रश्न आता है, नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट। हिमाचल प्रदेश का ये दर्रा है और लाहौल और स्पीति ज़िले को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से दर्रे हैं? बारालाचाला, शिपकीला और कुंजुम। इसके अलावा भी बहुत पासेज हैं, लेकिन ये मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस कर लिया। साथ में ही भारत के कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, वो देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, ये काराकोरम है, और ये बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल,
ऊपर से नीचे आप देख लीजिए, सबसे ऊपर बुर्जिल है, फिर जोजिला है, फिर बनिहाल है, और काराकोरम उससे भी ऊपर है। तो अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। इसके अलावा ये बारालाचला है, फिर रोहतांग है, फिर शिपकीला है। ये हिमाचल प्रदेश में है, तो सबसे ऊपर बारालाचला, फिर रोहतांग, फिर शिपकीला। उत्तराखंड में देखते हैं माना, नीति, लिपुलेख, ये दर्रे हैं। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, बुमला, टुंगा, दिहांग ये सब हैं। और ये दीफू है। दीफू आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। साउथ इंडिया के दर्रे ऊपर से देखेंगे हम, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। सबसे नीचे होगा सेनकोट्टा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये चर्चा में क्यों है। संजय कोठारी ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो अभी जो सतर्कता आयुक्त बने संजय कोठारी बने हैं, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग ये चर्चा में है, तो जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा। संथानम समिति जो कि 1962 में बनी थी, 64 में अपनी सिफारिशें इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसने रिकमेंडेशन दिया था। और संथानम कमेटी को भ्रष्टाचार समिति भी कहते हैं, क्योंकि इसी को डील करने के लिए मेनली ये कमेटी बनाई गई थी। और भ्रष्टाचार समिति के जो अध्यक्ष थे के संथानम थे, इसलिए इसे संथानम समिति भी कहते हैं। तो 2003 में संसद का एक अधिनियम पारित करके इसे संविधिक दर्जा दिया गया। पहले स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी जब ये स्थापित की गई थी, लेकिन 2003 में दर्जा दिया गया इसे। एक अध्यक्ष होगा और 2 या 2 से कम सदस्य होंगे, यानी कि या तो एक सदस्य होगा या तो 2 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक 3 सदस्यीय कमेटी रिकमेंडेशन देती है और इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा और गृह मंत्री, ये इस समिति में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर का 5 साल होता है, लेकिन इसके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। काम इसका क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। बाकी इससे जो रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं वो जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये एक यहाँ पे ओवरव्यू देख लिया है। अगली न्यूज है टिड्डों का हमला। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से दक्षिण एशिया में टिड्डों का हमला कोविड-19 के बाद एक प्रमुख चुनौती होगी। ये न्यूज़ आई थी तो इसलिए ये चर्चा में है। तो मेनली इससे प्रभावित कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा होते हैं, ईरान, पाकिस्तान और भारत। जो टिड्डा होता है, जो हमला करता है, जो नुकसान पहुंचाता है फसलों को, मेनली जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसके रेगिस्तानी टिड्डा या गुलाबी टिड्डा कहते हैं। और ये बहुत तेज़ी से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में चलते हैं, तो जिस भी खेत पे जाएंगे पूरा साफ कर देते हैं। इसके अलावा ये जान लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आते हैं। इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है इरिट्रिया, ये है इथियोपिया, सोमालिया और ये यहाँ पर छोटा सा एकदम जिबूती है। ये ब्लैक वाला रेड सी है, गल्फ ऑफ अडन है ये। यहाँ पर जो पास है उसको बाब अल मंदेब कहते हैं और ये बताया था रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अडन है। ये अरेबियन सी उसके आगे है। तो कंप्लीट हो गया ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, आज के लेक्चर में इतना ही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया है। कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इस चैनल पर जो भी वो बाईलिंगुअल है, अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो उसके लिए इंग्लिश का करंट कैप्सूल भी है,
उसमें जा करके आप देख सकते हैं करंट न्यूज़। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।